अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पेपर है तो उसके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो ये वैसे आमतौर से जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, हाफ ईयरली एग्जाम में से इसका जो सिलेबस का जो वेटेज है ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है, बहुत थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है और बाकी सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। तो जैसे आप बिजनेस स्टडीज से तो फैमिलियर नहीं थे, लेकिन इकोनॉमिक्स से ज़रूर फैमिलियर है। क्लास 9th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, क्लास 10th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है। वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। बेसिकली आप इससे अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं भी एक मतलब रिकॉल कर देता हूँ, बहुत सारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं, ठीक है, हज़ारों डेफिनेशंस हैं। अब अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बातें बताई हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है स्टडी का। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स टू स्टडी हाउ वी कैन फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। देखो, जो हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन, इनके पास इनकी जो वांट्स होती है ना, ये जो चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब अब अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि सर उसको काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, एक अनलिमिटेड का सेंस दे देते हैं, ठीक है। ये थियरी में, और ये थियरी की बात होगी। प्रैक्टिकल का मतलब आप गिनती करिए, गिनती करना मुमकिन है लेकिन बेवकूफ़ी है। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहां पे हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है ना, वो किस तरीके से फुलफिल हो जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से, ठीक है। अब मैं मिसाल यूं दूं कि आपके पास जो रिसोर्स है, बहुत सारी रिसोर्सेज, आप खुद अपने आप में एक रिसोर्स है, ठीक है। और आपके पास जो पैसा है वो रिसोर्स है, घर के अंदर जितने राशन है वो सब रिसोर्स है, ठीक है। तो आप उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करिए कि आप उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ड्राइव करते हैं। वही इकोनॉमिक्स आपको बताता है, ठीक है। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है। अब 10 रुपए में आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा हो कि आप उसी चीज को खरीदेंगे, वही इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मैं एक मतलब बोल दे रहा हूं, तुम लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। इकोनॉमिक्स is a subject to study how we can fulfill our unlimited wants with limited resources, ठीक है। तुम लोगों ने देखो, मैं तुम लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, स्कूल खुलेगा जब भी खुले, ये जो हाफ ईयरली के तुमने कॉपीज दी हैं मुझे, या फिर तुम्हारे मार्क्स आए हैं जैसे भी आए, कॉपीज तो मैं खैर चेक करना बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत। मैं 1-2 चैप्टर पढ़ा कर, ठीक है, उस चैप्टर के टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। उस चैप्टर के टेस्ट के बेस पे क्या होगा, तुम्हें मैं हाफ ईयरली के मार्क्स मिलेंगे इनसे। ये मैं सोच रहा हूँ, बाकी ऊपर मेरे कौन लोग क्या सोच रहे हैं, हो सकता है मुझे वो कह दे नहीं यही देना है, तो वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, तो वो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स से बहुत मैच खाता हुआ एक वर्ड है इकोनॉमी। तो दोनों में फर्क है, इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में क्या है, फर्क है। इकोनॉमी क्या होती है, देखो पूरी जितनी भी नेशंस है कंट्री के अंदर, हर इकोनॉमी का एक, हर कंट्री अपने आप में क्या है, एक इकोनॉमी है। तो एक इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, तो इकोनॉमी इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टम, it is a system where production, consumption and investment take place. इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जहां पे लोग काम करते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की एक डेफिनेशन ये भी, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल्स टू लिव। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को क्या कहता है कि आप किस तरीके से रहिए, मतलब कंजम्पशन करिए, प्रोडक्शन करिए, तभी सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में फर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमने देख लिया। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है, वहां पे ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया। इकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इकोनोमिया मतलब हाउस होल्ड, ठीक है। इको मतलब हाउस होल्ड, फिर मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, बहुत सारे कंटेंट है, क्लास 12 में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर आते हैं, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स आती है, ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट, मतलब कि आपके
फॉरेन इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती हैं। चलिए अभी देखेंगे उसको। अब बात करते हैं, देखिए ये इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया, इकोनॉमिक क्लियर हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। देखो आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है, और आप 10 रुपए से मान ले, मैं 3 चीजों का एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 5 रुपए हैं, 5 रुपए का समोसा भी मिल सकता है, 5 रुपए की आपको पानी मिल सकता है और 5 रुपए का जूस मिल सकता है, ठीक है। आपको बहुत तेज भूख लगी हुई, बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 रुपए अपना कहाँ खर्च करेंगे, तो बहुत मुमकिन है आप लोग यही कहेंगे कि सर जूस पे खर्च करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों से बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं अरे जूस पे कहते हैं खर्च करेंगे, जूस से भूख थोड़ी नहीं, हो सकता है समोसा ले लें। तो मान लेते हैं कि 5 रुपए में आप लोग क्या खरीदने वाले हैं, समोसा खरीदने वाले। तो जिस वक्त आपने उसको चूज किया है ना, क्या सोच कर चूज किया कि इससे सर मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, बेसिकली क्या है, वो जो बहुत सारी चीजें हैं ना, उसमें से मैं किस ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करूं, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है बेसिकली, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब विच ऑल्टरनेट्स विल बी सेलेक्टेड, यही होता है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि भाई उन सारे ऑल्टरनेट में से मैं किस ऑल्टरनेट्स को क्या करूं, सेलेक्ट करूं, यही आपकी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब एक सवाल आएगा कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है भाई। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज आपके पास कम है, जिसको मैं कहता हूँ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे द टर्म विच इज वेरी मतलब कि ऐसे समझ लो कि कौन सा ऐसा टर्म है जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, या फिर वो इकोनॉमिक्स ही कह सकते हैं दूसरे तरीके, तो स्कैर्सिटी एक ऐसा वर्ड है जो इकोनॉमिक्स से बहुत करीब है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पहली चीज क्या है, प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दो चीजें। तीसरा जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, उसके मल्टीपल यूजेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसके क्या है, कई सारे इस्तेमाल हैं। जैसे आपके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए में आप जूस भी खरीद सकते थे, पानी भी खरीद सकते थे, समोसा भी खरीद सकते थे, लेकिन आपने समोसा खरीदा, ठीक है। तो इसका मतलब पता चल गया कि भाई रिसोर्स आपके पास कम है, इसी वजह से आपने सिर्फ एक ही चीज खरीद पाई। दूसरी बात, आप बहुत सारी चीजें, आप पानी भी चाह रहे थे, आप कोल्ड ड्रिंक भी चाह रहे थे, बहुत कुछ चाह रहे थे, ठीक है। तो आपकी ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और तीसरी जो आपके पास ये 5 रुपए ना, इस 5 रुपए के कई यूज भी तो हैं। पहला यूज आप कोल्ड ड्रिंक खरीद लीजिए, दूसरा पानी खरीद लीजिए, तीसरे में जूस खरीद लीजिए, चौथे में समोसा खरीद लीजिए। तो आपके पास जो रिसोर्स है उसके कई सारे इस्तेमाल है। तो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आती है। पहला, आपके पास जो आपके पास रिसोर्स है, जो जरिया है वो कम है। दूसरी बात, उन रिसोर्सेज के कई सारे इस्तेमाल हैं। तीसरा कि आपकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले आपने सेंट्रल प्रॉब्लम लिख दिया, उसके बाद नीचे एरो लगाइए, वहां पे लिखेगा एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो आप सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको कहां मैं यूटिलाइज करूं, द रिसोर्सेज विच यू हैव वेयर शुड यू यूज द रिसोर्सेज, मतलब आप जो आपके पास रिसोर्सेज है आप उसको कहां इस्तेमाल करेंगे, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो जब रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करने वाली बात आएगी ना, तो आपके ध्यान में पहला सवाल आएगा, इन रिसोर्सेज से मैं क्या करूं, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं अपना एक का प्रोस्पेक्टिव नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं इकोनॉमी का प्रोस्पेक्टिव ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसी के अंदर क्या प्रोड्यूस करूं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं, ठीक है। घर में खाना बनता है, ठीक है, तो अगर कोई मेहमान आ जाते तो भाई जो अम्मी होती हैं उनसे पूछा जाता है, बहनें पूछती हैं, ठीक है, कि अम्मी कितना गिलास चावल लूं, ठीक है। तो अव्वल तो पहला क्या है कि बनाना क्या है ये तो सोच ही लिए, उसके बाद कितनी क्वांटिटी में ले लो, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, हीटर पे बनाना है, गैस सिलेंडर पे बनाना है, चूल पे बनाना है, किस पे बनाना है, ठीक है। तो आप ये चूज करेंगे, मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, और मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मैं इकोनॉमिक्स से प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं, अभी तो मिसाल दी थी। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 3 तरीके बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और वॉर टाइम गुड्स। कितने, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और वॉर टाइम गुड्स,
कंज्यूमर गुड्स का मतलब गुड्स विच इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स। इंडस्ट्रियल गुड्स आर द गुड्स विच इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे मशीन्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए। तीसरा वॉर टाइम गुड्स का मतलब क्या होता है, बॉम्ब हो गए, मिसाइल्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये आप सोच लें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस चीज की आपको लगता है जरूरत ज्यादा है आप उसी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कैसे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मशीन इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब मशीन इंटेंसिव, मतलब जहां पे मशीन ज्यादा यूज की जाए, ठीक है, और लेबर इंटेंसिव का मतलब जहां पे लेबर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और मशीन कम इस्तेमाल की जाएंगे। उसके बाद लास्ट में फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसको आप मार्केट में क्या करेंगे, सेल कर देंगे। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको देंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, जैसे जमीन हो गई, पैसा हो गया, मशीन हो गई, ठीक है, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, रॉ मटेरियल हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, एमओसी इसको कहते हैं, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मैं ऐसे नहीं, मैं तो डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो जगह कम है, क्योंकि अभी मैं जो चीजें समझाने वाली रहेगी सिर्फ उसी को यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, या फिर इनको छोड़ ही देता हूँ, अभी इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ, इसमें दो ले सकता हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और ये कंटेंट ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ, इसको पढ़ा देता हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखो बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स को कहा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है, देखो अगर इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर इकोनॉमिक स्टडी के अंदर हम जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं, जैसे वो बिहेवियर से, जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड घट रही है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव है। लेकिन आप फिर दूसरी बात है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम हो गई, और प्राइस के बढ़ने से ही क्यों डिमांड कम होती है, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर दोज इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, विच स्टेट्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज दे आर, मतलब व्हाट इज व्हाट वाज, ये सारी चीजें। फिर से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, it is those economic statement which states the economic problems as they are, like what is what was, ठीक, जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या कहलाएगा आपका, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें सीधी जैसी चीजें हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसी प्रॉब्लम हमने वैसे ही बता दी। मैंने पहली बात, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर दोज इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स विच स्टेट्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज दे आर। पॉजिटिव स्टेटमेंट ये कहते हैं इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम जैसी रहती है वो वैसे ही उसको बता देते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, बिल्कुल सही बात, हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी। इंडिया इज द, अब यहाँ पे एक बात और है, पॉजिटिव का मतलब ट्रू नहीं होता है, पॉजिटिव नेवर मीन्स ट्रू। पॉजिटिव हो सकता है और साथ ही साथ वो गलत भी हो सकता है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि जैसी बात है वैसे ही रखा है, लेकिन बात तो गलत है क्योंकि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बात समझ में आ रही, तो पॉजिटिव के साथ साथ वो पॉजिटिव अपने आप में सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। नॉर्मेटिव क्या होता है, normative economics are those economic statements where economics problems are stated in the form of what ought to be and what should be। अब मैं क्या करूं, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन को कम किया जाएगा, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का पार्ट। इंडिया के अंदर किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना चाहिए, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक माइक्रो एक मैक्रो है। यहाँ पे बात आई की है सिर्फ इंडिविजुअल, और यहाँ पे बात एग्रीगेट की, चलो समझ लें, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है,
ठीक है, इट इज दैट ब्रांच, या फिर ऐसे करते इट इज दैट पार्ट, या फिर इट इज दैट फेज, या फिर इट इज दैट ब्रांच। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग, ठीक है। माइक्रो द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस सिंगल, ठीक है। तो स्टडी अबाउट अ सिंगल वेरिएबल इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी द होल वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जब आप होल की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैं एक मिसाल यहीं पर दे देता हूँ। देखो, एक दुकान, स्टडी ऑफ वन दुकान, या फिर स्टडी ऑफ वन शॉप विद अ सिमिलर प्रोडक्ट, जनरल स्टोर की स्टडी करते हैं, ठीक है। जितने भी जनरल स्टोर है सबकी स्टडी करते हैं, माइक्रो का पार्ट बन जाता है। अगर आपने जनरल स्टोर के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स के स्टोर्स ले लिए, स्पेयर पार्ट वाले, जैसे गाड़ी होगी, गाड़ी के अंदर जो भी चीजें लगती हैं, उन दोनों को मिला दिया तो वो किसका बन जाएगा, वो एग्रीगेट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो माइक्रो है, अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल के बारे में बताते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। यही सारी चीजें डिटरमाइन की जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आमतौर से आप अनएम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, इस वजह से उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा सबमिशन नहीं होता, जैसे बहुत सारी फर्म है ना, जैसे जनरल स्टोर एक फर्म है तो हम एक स्टडी की नहीं, एक फर्म की स्टडी नहीं करें, वैसी वैसी कई सारी 100 फर्म्स हैं तो 100 के बारे में हम स्टडी करें, इसका मतलब हम थोड़ा सा सम लेकर चल रहे हैं ना, एग्रीगेट हम भी लेकर चल रहे हैं लेकिन एग्रीगेट कम है बनिस्बत के 10 इंडस्ट्रीज होंगी, 10 इंडस्ट्रीज की 10 लाख फर्म्स होंगी, तो उन फर्म्स की स्टडी कलेक्टिवली वो क्या हो जाता है, ज्यादा एग्रीगेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे प्राइस हो गया, इनकम हो गया, ये सारी मेन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए और यहाँ पे किस तरीके से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए ताकि इकोनॉमी के अंदर क्या फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, ठीक है। इतना ही रहने दो, ठीक है, बाकी इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसी से ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, तो इसी से समझ में आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर ये समझिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ये आपको समझ में आएगा। मैं इंशाल्लाह कल इसको पढ़ा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा।